पुस्तक का नाम आर्थिक स्वावलंबन भाग 1 ऑडियो 2। स्वावलंबन का लक्ष्य एवं दिशाधारा। मिशन का स्वावलंबन का लक्ष्य व्यक्ति को संपन्न, समृद्ध व धनाढ़ बनाना नहीं है, बल्कि उसे ब्राह्मणोचित जीवन यापन के लिए समर्थ बनाना है। सादगी व संयम के साथ सम्मान पूर्वक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकता है, इसके लिए उसे तैयार करना है। संपन्नता व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, इच्छा है। इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर है। आवश्यकताएं यदि उचित क्रम में हो तो कभी न कभी पूरी हो भी सकती है, परंतु इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य उन्हें कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तृष्णा की खाई इतनी चौड़ी और गहरी है कि उसे पाटने में कुबेर की संपदा और इंद्र की समर्थता भी कम है। उसे तो भस्मासुर, वृतासुर, महिषासुर जैसे महादैत्य भी पूरी न कर सके, फिर बेचारे मनुष्य की तो बिसात क्या है जो उसे शांत करके संतोष का आधार प्राप्त कर सके। आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। गांधी जी ने कहा है, देयर इज इनफ टू मीट एवरीबॉडीज नीड बट नॉट टू मीट एवरीबॉडीज ग्रीड। प्रकृति में सीमित संपदा है और इस अनुपात में विनिर्मित हुई है कि सभी की आवश्यकताएं भरपूरी हो जाए, अर्थात उसे मिल बांटकर खाने की रीति नीति अपनाकर सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन व्यतीत कर सके। उससे तृष्णा को पूरा नहीं किया जा सकता। यदि मुट्ठी भर लोग उस संपदा को अपनी विलासिता, व्यसन, प्रदर्शन व अहम के पोषण के लिए संचय व दुरुपयोग करने पर उतर आए, तो इसका परिणाम असंख्यों के अभाव व प्रकृति की क्षमता के ह्रास के रूप में ही होगा। यही परिणाम आज सामने है। मुट्ठी भर लोगों ने धन कुबेर बनने की लिप्सा में असंख्यों के लिए समस्याएं पैदा की है। प्रदूषण, विकिरण, युद्धोन्माद, दरिद्रता, पिछड़ापन, गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई, अपराध आदि का आधार खोजने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उपलब्धियों को सामर्थ्यों द्वारा स्वार्थपरता के लिए नियोजित किए जाने पर यह संकट उत्पन्न हुए हैं। निर्वाहोपयोगी साधनों के अर्जन हेतु धन की आवश्यकता है। यह एक साधन है जिसकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इस आवश्यकता को इतना महत्व देना भी अनुचित है कि वह जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाए। मनुष्य अपना सारा जीवन और सारी शक्ति को धनोपार्जन में लगा दे और स्वयं के अस्तित्व के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को गौण मानने लगे। स्मरण रखा जाना चाहिए कि धन एक साधन है, साधन मात्र से अधिक कुछ नहीं। यदि वह साध्य लक्ष्य बन जाए तो मनुष्य अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को भूलने लगता है। शरीर की निर्वाहोपयोगी आवश्यकता पूर्ति के बाद धन प्रदर्शन व व्यसन को ही जन्म देता है। प्रश्न उठता है कि धन को किस सीमा तक जीवन की आवश्यकता समझा जाए और किस सीमा से आगे उसे अति मानकर बुरा समझा जाए। मनुष्य के निर्वाह की आवश्यकता बहुत सीमित है। आधा किलो अनाज, तन ढकने के लिए 10 गज कपड़ा और सिर ढकने की छाया, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं तथा स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था, इतनी भर मनुष्य की निजी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी पूर्वक 6 या 8 घंटे श्रम करना पर्याप्त है। ईमानदारी से कोई व्यक्ति इतने समय तक श्रम करे तो उसकी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता और स्थिति को देखते हुए उसका निर्वाह जरा भी मुश्किल नहीं है। शेष सारा समय अब विकास तथा लोकोपयोगी कार्यों में लगाकर मनुष्य महान बन सकता है। मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम कृति है। वह अपने साथ असीमित क्षमता व प्रतिभा परंतु सीमित आवश्यकता लेकर जन्मा है। जीवन निर्वाह की आवश्यकता तो थोड़े से समय व क्षमता के उपयोग से पूरी हो जाती है, फिर बची क्षमता व समय का क्या करे। इसके उपयोग के 2 ही तरीके हैं, या तो अपने स्वयं के लिए लगाएं जो व्यसन व प्रदर्शन का कारण बनती है और मनुष्य को हैवान बनाती है, अथवा उसे परमार्थ व लोकोपयोगी कार्यों में लगाएं जो उसे महान बना सकती है। वास्तव में असीमित क्षमता देने का भगवान का मनसा ही
उसे ईश्वरीय प्रयोजन में लगवाना है, परंतु अज्ञान व भूलवश वह उसे प्रदर्शन व व्यसन के लिए उपयोग कर रहा है, जो उसके रोग, शोक, पाप, संताप व अशांति का कारण बन रहा है और दूसरों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। जो जहां है वह जिस स्थिति में है उसे वहीं स्वावलंबी बनाया जाए। एक स्थान से पलायन करके दूसरी जगह जाकर स्वावलंबी बनाना मिशन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि आज की आवश्यकता यह है कि पलायन को कैसे रोका जाए। व्यक्ति जिस स्थिति में भी है उसकी क्षमता, योग्यता व अभिरुचि के अनुसार स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए उसे कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, इसका मार्गदर्शन व प्रेरणा उसे दी जाए। व्यक्ति की जड़ता को तोड़कर अपनी पहल व पुरुषार्थ के आधार पर स्वावलंबी बनाया जाए। पीड़ित को पीड़ित व परावलंबी बनाए रखकर अनुदान देकर सेवा करना मिशन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसे अपनी स्वयं की सहायता, स्वयं के पुरुषार्थ व श्रमशीलता के आधार पर अपने बलबूते खड़ा करने के लिए आत्मविश्वास जागृत करना आज की आवश्यकता है। स्वावलंबन हेतु अनुदान आधारित प्रक्रिया से जहां एक ओर राजकीय तंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, वहीं जनता की मनोवृत्ति को बेतहा खराब किया है। अनुदान के रूप में गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग दिया जाना अपने में कोई खराब बात नहीं है, परंतु अनुदान जिस ढंग से दिया जाता है और देने वालों और लेने वालों दोनों के स्तर पर दुरुपयोग होता है, उससे जो माहौल व मनोवृत्ति बन चुकी है उससे पीछा छुड़ाना बहुत आवश्यक है। वस्तुस्थिति आज यह है कि सरकारी योजना का अनुदान देने के लिए अधिकृत प्राधिकारी की अपनी रुचि, पारमार्थिक वृत्ति के अभाव के कारण सही पात्र के चयन व स्वावलंबन दिलाने में कम, बल्कि ऐसे व्यक्ति को अनुदान देने में अधिक है जो उसके निहित स्वार्थ की पूर्ति के अनुकूल है। अतः इस प्रक्रिया में फिट हो जाने वालों में अनुदान प्राप्ति के लिए होड़ जैसी लगी जाती है। ऐसे में स्वावलंबन के लिए सही कदम उठाने की आर्थिक तैयारी के बजाय किसी प्रकार अनुदान प्राप्त कर लेने की मानसिक तैयारी ज्यादा होती है और इसके चलते हुए आम व्यक्ति की मनोवृत्ति ही अनुदान लेने की बन गई है। ऐसे में बाहर का फुकट का छीना झपटी में जो कुछ भी हाथ लग जाए वह सहर्ष लेने के लिए तैयार हो जाता है। इससे स्वावलंबन देने का वास्तविक लक्ष्य पिछड़ जाता है। यदि सही पात्र व्यक्ति चयन प्रक्रिया में आ भी जाए तो भी प्रक्रिया की जटिलता की विवशतावश स्वावलंबन हेतु कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होने के बजाय हतोत्साहित होता है। अनुदान के लेन देन की प्रक्रिया ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि स्वावलंबन विकसित करना गौण व अनुदान प्राप्ति प्राथमिक हो गया है। व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ व आत्मविश्वास को जागृत करने का कार्य इससे नहीं हो पा रहा है। अतः आवश्यक इस बात की है कि राजकीय अनुदान आधारित परावलंबन की मनोवृत्ति से लोगों को जल्दी ही उबारा जाए और स्वावलंबन की शुरुआत भले कितनी ही छोटी हो पर अपनी पूंजी व अपनी पहल पर आधारित हो। यह कुछ लोगों की सामूहिक पूंजी अथवा नियामत छोटी छोटी बचत के आधार पर एकत्र की गई पूंजी के आधार पर प्रारंभ कराई जा सकती है। बहुत छोटी पूंजी से बिना पढ़े लिखे लोग आसानी से क्या धंधा चला सकते हैं, इसका मार्गदर्शन दिया जाए। अपनी छोटी सामूहिक पूंजी व सामूहिक प्रयास से शुरू की गई प्रक्रिया से जहां उनकी जड़ता टूटेगी, वहीं आत्मविश्वास जागृत होगा कि वे स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने से प्रारंभ की गई सफल शुरुआत हो जाने के बाद इसे गति देने के लिए यदि कोई आर्थिक सहायता, कर्ज अथवा अन्य किसी रूप में बाहर से दी जाती है तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना नगण्य रहेगी, क्योंकि अपने पैसे से प्रारंभ की गई स्वावलंबन की प्रक्रिया से उसे लगाव है, वह भी विशेषतया कठिनाई व पसीने की कमाई गई अथवा पेट काटकर बचाई गई पूंजी से। आज अपने से प्रारंभ की पहल के बिना ही अनुदान मिल जाता है, जिससे उसे कोई लगाव नहीं होता, अतः उसका अधिकांश दुरुपयोग होता है।
अतः युग ऋषि के अर्थ संयम बचत ही व्यक्ति की वास्तविक आय के सूत्रों को आधार बनाकर गरीब व्यक्ति के स्वावलंबन की शुरुआत कराई जाए। शुरुआत भले छोटे ही हो, पर उसमें टिकाऊपन व ठोस आधार होगा। स्वावलंबन के महत्वपूर्ण आधार जिन्हें अपनाना होगा। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा प्रतिपादित निम्न सूत्रों को मान्यता देकर स्वावलंबन की गतिविधियों को नई दिशाधारा देनी होगी। श्रमशीलता को आधार बनाना होगा, कुटीर उद्योगों का सहारा लेना होगा, सामूहिकता को अपनाना होगा, प्रामाणिकता एवं यज्ञ मानसिकता विकसित करनी होगी। इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा आगे के अध्यायों में की गई। वर्ग जिन्हें स्वावलंबी बनाना है। हमारा देश चूंकि गांव प्रधान, कृषि प्रधान है। यहाँ की 2/3 आबादी 7 लाख गांवों में बसती है। गांवों का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान है। यहाँ आर्थिक क्रांति आएगी तो गांवों को केंद्रित कर बनाई गई योजनाओं द्वारा ही आएगी। घर घर कुटीर उद्योग पनपे, ग्रामोद्योग, कृषि उद्योग हमारी अर्थ शक्ति का आधार बनेंगे तो गांव स्वावलंबी व आकर्षक बनेंगे। इससे ग्रामीण संस्कृति भी फूलती फलती रहेगी, विकसित होगी। शहरीकरण जो आज की सबसे बड़ी विभीषिका लाने वाला कारण बन गया है, उसे भी गांव की ओर वापस लौटो अभियान के सार्थक बनाकर तभी ही कम किया जा सकेगा जब सभी को आर्थिक सुरक्षा गांव में ही रहने में दिखाई देगी। इससे स्वदेशी आंदोलन भी गति पकड़ेगा। बहुराष्ट्रीयकरण से मोर्चा लेना भी आसान होगा। गांव को स्वावलंबी बनाने से ही गांव व शहर दोनों की समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। आज का वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम है गांव स्वावलंबी बने। यह संग्राम हर गांव, हर खेत, हर घर में लड़ा जाने वाला है। हमें अपने गांव को खाद्य सामग्री, अनाज, दाल, साग सब्जी, बेकरी के विभिन्न उत्पाद, कपड़ा, रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान, साबुन, मंजन, जूते, पठन पाठन की सामग्री आदि तथा चिकित्सा, घरेलू नुस्खों, स्थानीय जड़ी बूटी, गोबर, गोमूत्र, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। यद्यपि मिशन की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बिंदु गांव व ग्रामीण जनता है, परंतु नगरों की गंदी बस्तियां व कस्बों में भी स्वावलंबन कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार चलाए जा सकेंगे। गांव में निम्नलिखित कई वर्ग के लोग रहते हैं। इनकी अपनी अलग अलग स्थिति व समस्याएं हैं। अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए स्वावलंबन का अलग अलग तरीके से आधार खड़ा करने की आवश्यकता होगी तथा तदनुरूप ही प्रौद्योगिकी के शोध व प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। ये वर्ग हैं। कृषक वर्ग। स्वावलंबन का आधार। बड़े कृषक। कृषि को कम खर्चीली व टिकाऊ बनाना। स्थान व जलवायु के अनुसार सूखा व सिंचित क्षेत्रों के लिए अलग अलग पैकेज व प्रौद्योगिकी। छोटे व मंझले कृषक। कृषि को कम खर्चीली व लाभकारी बनाने के लिए पशुपालन को सहायक उद्योग बनाकर। कृषि पूर्णकालिक व्यवसाय न होने के कारण कृषि के पूरक व अन्योन्याश्रित अतिरिक्त उद्योगों को साथ जोड़ना, जैसे दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन आदि। कृषि पर आधारित अन्य उद्योग। 2. भूमिहीन श्रमिक। स्थानीय संसाधनों, कृषि, पशुपालन, स्थानीय संपदा, शिल्पकारी, सेवा सेक्टर आदि पर लंबित श्रम आधारित ऐसे उद्योग जिनकी खपत अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है। 3. परंपरागत शिल्पकारी व व्यवसाय वाले परिवार। परंपरागत उद्योग कुम्हार, चर्मकार, धुनकर, बुनकर, रंगरेज, लुहार, बढ़ई, तेली, दर्जी आदि संबंधी कौशल व प्रतिभा का उभारना व आधुनिकीकरण से जोड़ना। 4. महिला वर्ग। अपनी रुचि व क्षमता के अनुरूप स्थानीय संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्योग। युग ऋषि की आकांक्षा के अनुरूप रहे स्वावलंबन आंदोलन की दिशाधारा। युग निर्माण अभियान के अंतर्गत स्वावलंबन आंदोलन अब गति पकड़ने लगा है।
इस समय इस दिशा में जन उत्साह को उभारना, उसे नियोजित करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि आंदोलन की दिशा धारा को सही रखा जाए। इस संबंध में आगे आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। उत्साही परिजनों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन बिंदुओं को ठीक से समझे, अनुशासनों का अनुपालन भली प्रकार करे व कराएं। युग ऋषि की दृष्टि। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के मन में कुटीर उत्पादों के माध्यम से जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्साह प्रारंभ से ही रहा है। उन्हें किशोर अवस्था में ही आंवल खेरा में बुनता घर बुनाई केंद्र की स्थापना की थी। युग निर्माण योजना के अंतर्गत स्वावलंबन प्रशिक्षण का पहला प्रयोग प्रारंभ किया गया। गायत्री तपोभूमि मथुरा में युग निर्माण विद्यालय की स्थापना के साथ जुलाई सन 1967 में इस प्रसंग में पूज्यवर ने कहा था, मैं लोक सेवियों की एक नई पीढ़ी तैयार करना चाहता हूँ जो भिक्षा जीवी नहीं उद्योग जीवी हो। शांति कुंज में जब युग शिल्पी प्रशिक्षण के साथ स्वावलंबी उद्योगों का प्रशिक्षण जोड़ा गया तब उन्होंने कहा था, प्रश्न यह नहीं है कि यहाँ लोगों को क्या बनाना सिखाया जाए, असली बात यह है कि उनमें स्वावलंबन की वृत्ति और उनके अनुरूप गुणों का विकास हुआ या नहीं। उन्होंने यज्ञोपवीत की 3 लड़ों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यज्ञोपवीत धारी को समाज में अज्ञान, अशक्ति एवं अभाव तीनों को दूर करने की साधना करनी चाहिए। उनके उक्त कथनों और प्रयासों से यह बात स्पष्ट होती है कि हमारा स्वावलंबन आंदोलन अन्य लोगों एवं संस्थानों के आंदोलनों की अपेक्षा कुछ विशिष्टता लिए हुए है। उनका स्पष्ट मत है कि उद्योगों का विकास एवं उपयोग स्वावलंबी लोक सेवियों का तंत्र विकसित करने के लिए किया जाए। जनमानस को श्रम करने में संकोच तथा नौकरी की मानसिकता से उबार कर उसमें उद्यमी प्रवृत्ति एवं कौशल का विकास किया जाए। उद्यमी लोगों को कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योगों की ओर उन्मुख किया जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में आम आदमी को अभाव मुक्त करने के लिए यही जरूरी है। स्वावलंबी उद्योगों के तंत्र का विकास सर्वे भवन्ते सुखिनः की यज्ञ मानसिकता के साथ किया जाए। युग निर्माण अभियान से जुड़े हर उद्यमी व्यक्ति को युग ऋषि द्वारा दी गई दिशा धारा को ध्यान में रखकर ही स्वावलंबन यज्ञ में अपने अनुभव एवं कौशल तथा संसाधनों की आहुतियां समर्पित करनी चाहिए। 2. स्वावलंबन आंदोलन समग्र विकास का एक अंग। हमारा स्वावलंबन आंदोलन व्यक्ति, परिवार व समाज के समग्र विकास का एक अंग है। समाज सेवा की एक धारा है। अपने उद्यमी या व्यावसायिक कौशल का एक अंश अभाव निवारण यज्ञ में आहुति के रूप समर्पित करते रहने की एक साधना है। हम जानते हैं कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर गरीबी निवारण की तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। उनके लिए विशेषज्ञों द्वारा कार्य योजनाएं बनाई गई है, पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराए गए, लेकिन परिणाम नहीं के बराबर निकले। इस असफलता के कारण क्या रहे? कारण यह थे कि योजना के लिए जिस श्रेष्ठ भावना और सहयोगात्मक मानसिकता के व्यक्ति चाहिए, उनका अभाव था। उन्हें खोजने या गढ़ने का समुचित प्रयास नहीं किया गया। इसलिए युग ऋषि ने अपने सृजनात्मक अभियान में पहली वरीयता दी है व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण को। स्वावलंबन आंदोलन से जुड़े लोक सेवियों को यह तथ्य भुलाना नहीं चाहिए कि सारे सृजनात्मक आंदोलन की सफलता श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्नों पर टिकी है। अस्तु व्यक्ति निर्माण के तंत्र को जीवंत बनाए रखना हमारे लिए सृजन आंदोलन की प्रथम वरीयता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 4 प्रमुख संकाय है: साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वावलंबन। हमारे स्वावलंबन आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्ति यदि साधक स्तर का नहीं है तो वह अभाव निवारण यज्ञ में बाधक ही बनेगा। इसी प्रकार यदि वह शिक्षित जो जीवन की रीति नीति नहीं समझता और स्वस्थ नहीं है तो वह स्वावलंबन भी नहीं हो सकेगा।